डायग्नोस्टिक टेस्ट या समटाइम लिखा होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि हाई ग्लूकोज लेवल हमें मिलता है। इसे ग्लूकोज लेवल अगर हम आरबीएस भी चेक कर रहे हो कैलेंडर में हम चेक करते हैं तो पेशेंट की ग्लूकोज का मिकदार हमें इंक्रीज मिलता है। इसके अलावा जो 3 एंटीबॉडीज की हमने बात की थी स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज के अंदर कि अगर पेशेंट के ब्लड के अंदर एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज है तो हमारा एक क्यू हमें मिल जाएगा कि हाँ टाइप 1 डायबिटीज। के अलावा अगर एंटी ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज मौजूद है ब्लड के अंदर तो इसका मतलब डायबिटीज की तरफ जा रहा है पेशेंट। इसके अलावा अगर इनकी बीटा सेल एंटीबॉडीज मौजूद है बॉडी के अंदर, ठीक ब्लड के अंदर हमने टेस्ट किया और एंटी बीटा सेल एंटीबॉडीज है यानी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करने वाले तो इसका मतलब टाइप 1 डायबिटीज है। क्राइटेरिया क्या है कि पेशेंट के फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इक्वल और मोर देन 126 mg per DL हो। ठीक है, फास्टिंग में अगर हम शुगर चेक कर लेते हैं और वो 126 हो या इससे अबव हो, ठीक ये क्राइटेरिया है। इसके अलावा सेकंडली उस पेशेंट का रेंडम ग्लूकोज लेवल इक्वल और मोर देन 200 mg per DL होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि हाँ ये टाइप 1 डायबिटीज है। सेकंड नंबर क्राइटेरिया ये है। थर्ड नंबर क्राइटेरिया ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। हम क्या करते हैं कि पेशेंट की शुगर लेवल चेक करते हैं उसके बाद उसको कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इंफ्यूज करते हैं लगाते हैं 2 होल्स के बाद हम देखते हैं अगर उसके ग्लूकोज लेवल 200 हो या इससे अबव हो तो इस पेशेंट को डायबिटीज है स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज। नंबर फर्स्ट क्राइटेरिया फास्टिंग ग्लूकोज लेवल हमें पता है कि कितना होता है 70 to 110। आपने चेक किया 126 mg per DL। इसके अलावा रैंडमली चेक किया वो 200 से अबव या 200 है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये अगर हम चेक करते हैं तरीका क्या होता है कि पहले हम शुगर का लेवल देखते हैं उसके बाद उसको ओरल ग्लूकोज देते हैं और 2 घंटे के बाद हम चेक करते हैं कि आया इंसुलिन आए इस ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करने के लिए सिर के अंदर लेके जाने के लिए या नहीं। अगर वो डायबिटिक पेशेंट होगा तो इंसुलिन नहीं आएंगे उसका शुगर लेवल 200 mg per DL ये होगा या इससे इंक्रीज होगा। इसका मतलब थर्ड नंबर क्राइटेरिया पे भी पूरा उतर रहा है। नंबर 4 क्राइटेरिया अच्छा ये वाला जो टेस्ट है HbA1c ये कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, नहीं ये क्राइटेरिया में शामिल है। ये सिर्फ हम किस लिए करते हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट के लास्ट 3 मंथ के अंदर उसका ग्लूकोज लेवल कितना कंट्रोल था कितना अच्छा मेंटेन था उनकी मेजर हाउ वेल शुगर के मिकदार अगर कंट्रोल नहीं है ब्लड के अंदर हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज है ठीक तो वो किसके साथ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाते हैं वो ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाते हैं। 3 मंथ का रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि उनके आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं और उसके लाइफ स्पेन 120 डेज है मींस के मोर देन 3 मंथ। ठीक तो ये टेस्ट सिर्फ हमें बताता है कि लास्ट 3 शुगर लेवल कितना कंट्रोल रहा। ठीक बाकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 126 या उससे अबव रैंडम ग्लूकोज लेवल 200 mg per DL या उससे इंक्रीज और इसके अलावा ओरल OGTT टेस्ट ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अगर हमने इंसुलिन ग्लूकोज दिया और 2 घंटे के बाद हमने चेक किया और फिर भी पेशेंट का मिकदार 200 mg per DL है तो इसका मतलब कि उसको डायबिटीज है। इसके अलावा हमें हाई इंसुलिन एंटीबॉडीज हमें मिलती है या एंटीगेट या बीटा सेल एंटीबॉडीज हमें मिलती है। इसके अंदर किसी को कोई सवाल कोई क्वेरी क्लियर है सबको इधर क्लियर है इंटीग्रेट आप कल के क्लास में थे नहीं तो आपको नहीं आएगा ना समझ। गेट एंटीबॉडीज ये एक एंजाइम होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। ये वो एंजाइम है जो बीटा सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प कर रहा होते हैं इंसुलिन को बाहर आने में बीटा सेल से। अगर ऐसी एंटीबॉडीज बनी है कि इस एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है तो इंसुलिन बाहर तो आएंगे लेकिन कम आएंगे। सही कंडीशन के अंदर भी इंसुलिन कम होगी शुगर का मिकदार इंक्रीज होगा। सही किसी और को कोई सवाल ये HbA1c ठीक है इसकी परसेंटेज हम देखते हैं ये अगर 6.5 हो या इससे अबव हो तो इसका मतलब जोर से बोल हाँ ये तो हम स्पेसिफाई करते हैं इसलिए मैं कह रहा होता हूँ इनकी आइसोलेट समटाइम हम कह रहे होते हैं वो भी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ठीक तो इनकी आइसोलेट हम ब्रॉडली बात कर रहे होते हैं वो
बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, वो अल्फा सेल उनको कुछ भी नहीं कहते। लेकिन जहाँ पे बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, इसीलिए इस बीटा सेल की जो डिस्ट्रक्शन होती है इंसुलिन की प्रोडक्शन तो कम होती है, लेकिन वो जो अमाइलिन इंसुलिन के साथ निकल रहा होता है, तो इंसुलिन के साथ अनदर मॉलिक्यूल निकल रहा होता है, उसको हम कहते हैं अमाइलिन। उसके फंक्शन अगर आपने याद रखते हैं, इसके फंक्शन याद रख लो, वो स्टमक एम्प्टी प्रोसेस को डिले कर रहा होता है कि स्टमक फौरन से खाली ना हो, फिट कर रहा होता है, सही। यानी अल्टीमेटली वो ग्लूकोज के मकदार इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाती है, और वो ग्लूकोज के मकदार को सेल के अंदर नहीं लेके जाती, लेकिन ब्लड में कम करने की कोशिश कर रहा होता है अमाइलिन। इसके अलावा अब कॉम्प्लिकेशन ये क्लियर है सबको? जी हमें कैसे पता चलेगा, आपने बताया था, मैं बताऊं टाइप 1 टाइप 2 सही। देखो अगर एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज है तो ये टाइप 1 है, एंटी गेड है टाइप 1 है, एंटी बीटा सेल एंटीबॉडीज टाइप 1 है, सही है। फिर हम टाइप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक पेशेंट है, उसके इंसुलिन ब्लड के अंदर इंसुलिन इंक्रीज है, सही है। आइडियली फिजियोलॉजिकली अगर इंसुलिन इंक्रीज है तो शुगर को कम होना चाहिए ना, सही, इसके शुगर को कम करने वाला है। लेकिन अगर इंसुलिन इंक्रीज है साथ में शुगर लेवल भी इंक्रीज है, सही। फिर हम उस केस के अंदर कहते हैं कि दिस इज इंसुलिन तो नॉर्मल है लेकिन रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन इंक्रीज है, इसलिए शुगर लेवल भी इंक्रीज है, तो ये टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 के अंदर इनिशियली हमें ऐसा मिलता है, हम उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हाइपर इंसुलिन की मकदार हमें इंक्रीज मिलता है। पेशेंट के इंसुलिन का मकदार अगर इंक्रीज है, शुगर भी इंक्रीज है, तो इसका मतलब उसको टाइप 2 डायबिटीज है, सही। अब आ जाए इसके कॉम्प्लिकेशन पे। हाँ, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट सिंपली आप मेरे पास आए, मैं आपको ये टेस्ट चेक करता हूँ, मैं आपको शुगर लेवल चेक कर लूँगा। लेट्स सपोज मैंने आपकी शुगर लेवल चेक किया 120, सही। अब आपको मैं एटलीस्ट 25 ग्राम, अगर 75 जैसे कितने देते हैं, 75 ऐसे अभी रिसेंट है ना, 75 ग्राम आपको, ठीक है, ओरल। फिर जब मैंने आपको ग्लूकोज दिया तो अगर आपको इम्तियाज के अंदर लेके चले जाके लेटार नॉर्मल पे आ जाएगा, लेकिन अगर आपको डायबिटीज 75 ग्राम मैंने आपको इधर दे दिया, ठीक है, आपके इंसुलिन नहीं आएंगे उस शुगर के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए, असर के अंदर लेके जाने के लिए, क्या होगा आपके टाइप 1 डायबिटीज है, क्योंकि आपके इंसुलिन प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो रही, सही। हम पहले शुगर लेवल देखते हैं और उसके बाद उसको ग्लूकोज देते हैं, और 2 घंटे के बाद, ठीक है, 2 घंटे के बाद फिर हम चेक करते हैं कि आया अब इस पेशेंट की शुगर लेवल क्या है। अगर फिर मोर देन 280/80 है तो इसका मतलब इसको टाइप 1 डायबिटीज, सही। अब आ जाइए कॉम्प्लिकेशन पे। जी हाँ, ये मैंने नहीं निकाला, ये लेबोरेटरी वाले हमें निकाल के देते हैं, हम सिर्फ ब्लड भिजवाते हैं, सही। हम ब्लड भिजवाते हैं, वो हमें मशीन के जरिए एग्जामिन करके हमें बता रहा होता है, सही। 3 महीने के इसलिए मुमकिन है ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज इंक्रीज है, इस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये आपस में मिल जाते हैं तो हम इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, ठीक, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल, इसकी लाइफ टाइम कितनी है, 4 मंथ 120 डेज, ठीक। तो लास्ट 3 डेज के अंदर लेट्स सपोज एक आरबीसी है, वो जस्ट अभी आया सर्कुलेशन में, सही, वो भी ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाएगा, उसके एचबी के साथ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। फिर हम जब ब्लड निकालते हैं तो उसमें तो लास्ट 3 मंथ का हमें बता रहा होता है कि आरबीसी की लाइफ टाइम 3 मंथ से 4 मंथ है, लेकिन 90 डेज का हमें वो बता रहा होता है, सही। इस तरह हमें पता लगता है। फिर अगर ये वेल कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब पेशेंट को शुगर मिलता है। अगर एक भी A1C अल्टर आता है, ठीक, इसके अंदर अल्ट्रेशन है, तो इसका मतलब लास्ट 3 मंथ के अंदर इसके शुगर लेवल कंट्रोल नहीं था। और टाइप 1 डायबिटीज के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है
तो ये है कि पेशेंट की शुगर की मकदार को हमने कंट्रोल करना है। अगर उसके शुगर का मकदार कंट्रोल है, वो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पे कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होती। कॉम्प्लिकेशन कब होती है? जब शुगर की मकदार अल्टर होती है, चाहे कभी हाइपर कभी हाइपो, हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया, उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। वरना डायबिटीज की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। असल में कॉम्प्लिकेशन है अनसस्टेन ग्लूकोज लेवल की, जो अब कभी हाई कभी लो जाता है। सर जी सर आरबीसी के साथ जब ग्लूकोज के साथ जब ग्लूकोज मिल जाता है तो ऑक्सीजन सिचुएशन पर डिपेंड करे हाँ हाँ, रिलीज हो जाता है। कितना डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी शुगर कितने मालिक्यूल है, कितना हाइपरग्लाइसीमिया है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जितने ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया होगा उतने ज़्यादा अनग्लाइकोसाइलेट के मालिक्यूल मिलेंगे। अब आ जाए कॉम्प्लिकेशन पे, एक्सेसिव ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है तो इसका मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मकदार इंक्रीज है। वो कहाँ जाएंगे? बाइंड विद लिपिड्स या बाइंड विद प्रोटीन। वो ग्लूकोज किसके साथ बाइंड हो जाते हैं? लिपिड्स के साथ और प्रोटीन के साथ वो बाइंड हो जाते हैं। ग्लूकोज की मकदार अगर ब्लड में इंक्रीज है, कहाँ जाएगा? लिपिड्स के साथ बाइंड होगा या दोनों के साथ जब ये बाइंड हो जाते हैं तो ये अब ये ब्लड के अंदर है, मींस ये ब्लड वेसल के अंदर है, तो ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं। तो ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं। उस प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की वजह से क्या होता है कि जो आर्टरी है उसके अंदर हार्डनिंग आ जाती है, जिसको हम नॉर्मली आर्टरी के अंदर क्या होता है कि आर्टरी के अंदर इलास्टिसिटी होती है। सपोज मैं यहाँ पे एक आर्टरी बना दूँ, अगर ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो, ठीक है, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी है, ये टूट जाएगा, डायलेट हो, स्ट्रक्चर पे ये आ जाएगा, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। लेकिन जिस आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, अगर ब्लड सप्लाई में यहाँ से बढ़ा, ये वाला एरिया से डायलेट हो जाएगा, इधर से ये वाला एरिया भी डायलेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है, ठीक? ये वाला एरिया डायलेट नहीं होगा, तो ये जिस एरिया को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से तो कम जाएगा। प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की वजह से बस जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है वो एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी, ठीक? उस अगर वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक। नंबर फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऐसे याद कर दो कि एक्सेसिव ग्लूकोज की मकदार है वो ब्लड के अंदर है, तो वो लिपिड के साथ बाइंड हो जाते हैं, बनाते हैं, ठीक? अब इन्फ्लेमेशन अगर ब्लड वेसल के अंदर है तो उसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक? अब अगर वो इन्फ्लेमेशन यानी एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट के अंदर है, तो हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी जब वो अगर एथेरोस्क्लेरोसिस आ जाते हैं तो इनिशियली ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है। कंप्लीटली जब वो कोरोनरी आर्टरी हार्ट का ब्लॉक हो जाते हैं तो हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सही? तो हार्ट के अंदर चांसेस हो सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन के अंदर एमआई हो सकते हैं या हार्ट अटैक। नर्वस सिस्टम के अंदर हो, सही, सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व हो या ब्रेन की कोई और आर्टरी इन्वॉल्व हो और उसके अंदर ऐसे स्क्लेरोसिस आ जाता है, ठीक है, तो पेशेंट रिस्क पे होता है तो डेवलप स्ट्रोक, ठीक है, याद रहेगा। हार्ट के अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो स्क्लेरोसिस की एमआई, अगर ये ह्यूमन लिप के आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो तो पेशेंट को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकती है, ठीक? ये लेट स्टेज की डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है, ठीक? अगर लेट सपोज कि ये वाला आर्टरी इसके अंदर यहाँ पे हार्डनिंग आ गई तो ब्लड कंप्रोमाइज हो जाएगी, उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। अब आते हैं रेटिना पे, आई ने कहा था कि ये रेटिनोपैथी भी काज करते हैं, तो रेटिना के अंदर ये दो किस्म की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। एक कौन कहते हैं? माइक्रो एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म पता है सबको? पढ़ा है? कौन बता देगा एन्यूरिज्म? आपके नाम कोई और? सर जो वेसल कंट्रैक्ट ठीक है, नहीं, this is called aneurysm, ठीक है, bulging of blood vessel, ठीक है, आउटवर्ड जो ब्लड bulging होती है उसको हम कहते हैं एन्यूरिज्म। प्रेशर अगर आ जाते हैं
ये वाला एरिया क्योंकि यहाँ पे मसल जब वीक हो जाती है इसके अंदर जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है एन्यूरिज्म के वो क्या होते हैं कि जब प्रेशर ज्यादा हो जाती है ये वाला एरिया ब्लीडिंग की चांस होती है स्पेशली सबसे खतरनाक एओर्टिक एन्यूरिज्म होता है ठीक है इसके एओर्टिक के रफ्तार के चांस ज्यादा होते हैं वहाँ प्रेशर इंक्रीज होता है सही या एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म जिसके अंदर एब्डोमिनल के एओर्ट और एओर्टा इन्वॉल्व हो तो एन्यूरिज्म का सिंपल मतलब होते हैं कि कोई भी आर्टरी अगर उसके अंदर आउटवर्ड बल्जिंग है ठीक सपोज ऐसे इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एन्यूरिज्म बाद में गूगल पे पिक्चर देख लेना एन्यूरिज्म डाल के इमेज में जाके आपको नजर आ जाएगा फिर आपको याद तो रेटिना के अंदर ये माइक्रो एन्यूरिज्म काज करते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म का मतलब कि रेटिना के अंदर जो माइक्रो आर्टरी है के अंदर ऐसे बल्जिंग बनाते हैं सेकंड नंबर पे एक सिम्टम पास करते हैं हमें ऐसे लगता है जैसे आई बिल्कुल रेड कलर की तो उसको हम कहते हैं प्लेग हेमरेज जैसे आई के अंदर ब्लीडिंग हो रही ठीक कंबाइन ये दोनों रेटिना को ब्लड की सप्लाई या आईज को सप्लाई डायमेंट हो जाती है कंप्रोमाइज हो जाती है कम हो डेवलप होती है उसको कहते हैं रेटिनोपैथी यानी रेटिना की बीमारी सही अब प्रोटीन की बात करते हैं प्रोटीन स्पेशली रेटिनोपैथी देखो आई से आप ऐसे याद कर लो आइस के अंदर रेटिना है ठीक है वहां पे ये क्या करते हैं कि माइक्रो एन्यूरिज्म ठीक है आइस की जो आर्टरी है उसके अंदर ऐसी माइक्रो बल्जिंग बन जाती है इसके अलावा वहां पे लेट्स सपोज ये वाली आर्टरी है आर्टरी के अंदर एक और से रिश्ता हो गया ये जो ब्लड सप्लाई करते हैं वो सप्लाई कम हो गया ठीक है तो यहाँ पे ब्लड की सप्लाई हमें और रेडनेस नजर आ रही है तो हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड प्लेग हेमरेज सही और ये रेटिना को एकदम खराब करते हैं तो हम कहते हैं रेटिनोपैथी मींस के रेटिना की बीमारी सही अब आ जाए कि ये नेफ्रोपैथी किडनी को कैसे खराब करती है तो बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन विद ग्लूकोज प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं ठीक है यहाँ पे इसकी डिपोजिशन हो गई यहाँ पे जब उसकी डिपोजिशन हो जाती है तो हम उसको कहते हैं हाइलिन एथेरोस्क्लेरोसिस जब भी प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की वजह से यानी प्रोटीन और ग्लूकोज जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर बनाते वो हार्टली काज कर दे बेस्ट हाइलिन एथेरोस्क्लेरोसिस कहाँ पे होगा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर और मोस्ट प्रोन क्या होता है ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं वो मोस्ट प्रोन होता है क्योंकि वहां से ब्लड के अंदर अगर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है या ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में बाइंड हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन उसके पास जाते हैं नेफ्रॉन के पास वहां पे इसकी डिपोजिशन होती है तो वहां पे हार्डनिंग काज करते हैं उस ब्लड में होती है इसको खराब करते हैं वहां पे हम इसको फिर कहते हैं कि हाइलिन एथेरोस्क्लेरोसिस ठीक वैसे अगर सिंपल एथेरोस्क्लेरोसिस वर्ड हम यूज करते हैं तो हम किसी ब्लड वेसल के लिए इस्तेमाल करते हैं जब उसके अंदर हार्टिंग आ जाती है इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है लेकिन जब हमने हाइलिन वर्ड यूज किया इसका मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस ठीक अब इसके अंदर क्या होता है कि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो फिल्ट्रेशन होती है वो खराब हो जाती है ठीक बेसमेंट मेम्ब्रेन की फिल्ट्रेशन खराब हो जाती है जब उसकी फिल्ट्रेशन खराब होगी ठीक है तो नॉर्मली एल्बुमिन यूरिन के अंदर लॉस नहीं होता है फिर एल्बुमिन यूरिन के अंदर पास आउट होगा तो हम उसको कहते हैं एल्बुमिन यूरिया ठीक है या ब्रॉडली क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहा है तो हम सिंपल कहते हैं प्रोटीन यूरिया ज्यादा से ज्यादा यूरिन के अंदर ठीक है उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो अलग है कि एल्बुमिन नहीं होगा ऑस्मोटिक कंसोर्टिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा लेकिन जहां पे किडनी एक्सेसिव अमाउंट आप प्रोटीन लॉस आउट कर रहे हो क्रोनिक किडनी फेलियर की तरफ जाता है और जो टाइप 1 डायबिटीज है इसके पेशेंट हमेशा क्रोनिक किडनी डिजीज पे चला जाता है यानी क्रोनिक किडनी फेलियर में इससे जाते हैं क्योंकि किडनी फेलियर हम उसको कहते हैं जब आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन खराब हो जाती है अगर प्रोटीन नॉर्मली ये फिल्टर नहीं कर पा रहा होता वो यूरिन के अंदर पास आउट जा रहा है और वो इसके कॉम्प्लिकेशन के अंदर होता है एक और बात जब एक्सेसिव प्रोटीन की डिपोजिशन यहाँ पे होती है प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की यहाँ पे उसको उस वाली बीमारी को हम ये वाला नाम देते कि विल्सन सिंड्रोम excessive deposition of protein in the basement membrane of glomerulus is called
इमेंशियल विल्सन सिंड्रोम, ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। टिप ऑफ द फिंगर याद करो, हाई ग्लूकोज लेवल है तो सबसे पहले क्या होता है, वो लिपिड्स के साथ मिलते हैं, प्रोटीन के साथ मिलते हैं, क्या बनते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, वो डिफरेंट एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। नंबर फर्स्ट पे एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर आर्टरी के अंदर है, अब वो आर्टरी अगर हार्ट को हार्ट अटैक या मायोकार्डियल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पेरिफेरल आर्टरी है तो स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। अगर वो पेरिफेरल आर्टरी है तो पेशेंट को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकती है। इसके अलावा किडनी के अंदर अगर उस प्रोटीन की डिपोजिशन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है तो हम उसको कहते हैं हाइलेन एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी उस बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो फिल्ट्रेशन है वो खराब हो गई। अब इसकी एक्सेसिव प्रोटीन की जब यहाँ पे डिपोजिशन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर तो उसकी फिल्ट्रेशन खराब हो जाती है, हो जाता है यूरिन के अंदर, ठीक है, नेफ्रॉन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं, नेफ्रोपैथी, किडनी की खराबी। और क्रोनिक किडनी फेलियर की मोस्ट कॉमन काज टाइप 1, याद रहेंगे, रिपीट कौन कर देगा इसको?